हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है 1833 के चार्टर एक्ट तक। 1833 का जो भारत शासन अधिनियम था, हमने उसकी बात की थी। वहाँ तक हमारा पॉलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज उससे आगे हम बात करेंगे कौन कौन से अधिनियम हैं और उनसे जुड़े कौन से फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आज देखेंगे जो 1873 का अधिनियम था उसके बारे में देखेंगे कि 1873 के अधिनियम से हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे 1873 ईस्वी का जो अधिनियम था, तो देख लेते हैं वो क्या था, क्या क्या प्रावधान थे उसमें। तो हम देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1984 को आपको याद रखना है, ये डेट याद रखनी है आपको डेट याद रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, आपको याद रखना है। 1873 ईस्वी का जो अधिनियम है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे 1876 का जो अधिनियम होता है, शाही उपाधि अधिनियम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शाही उपाधि अधिनियम, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस अधिनियम को देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें छठे सदस्य के रूप में लोक निर्माण विभाग की नियुक्ति की गई और उसे उसका कार्य सौंपा गया, आपको याद रखना है। यदि इसी अधिनियम की बात करें, जो इस अधिनियम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वह ये है कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्हें भारत को जो साम्राज्य घोषित किया गया 18 अप्रैल 1876 को, आपको याद रखना है 18 अप्रैल 1876 को जो साम्राज्य इनको घोषित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कब घोषित किया जाता है साम्राज्य? 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया जाता है। और 1876 का जो शाही उपाधि अधिनियम था उसके तहत, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आया है, आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है यह आपके लिए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और इसमें की जो विशेषताएं थी उनको आपको याद रखना है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो देखते हैं इस अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं थी। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया और इसी के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मतदान भी कर सकते थे। जो मुस्लिम सदस्य थे उनके चुनाव मतदान को पहली बार जो प्रमाणित किया गया है या उसको प्रतिनिधित्व दिया गया वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन MPPSC और CGPSC के साथ साथ UPPCS में भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप उसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या फैक्ट था इसका। पहली बार इसी जो भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार था, तो पहली बार भारतीयों को भारत के सचिव एवं गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। क्या कह रहा है कि इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में जो नियुक्ति किया गया वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया, आपको याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया। इसके बाद बात करेंगे प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार भी 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया। यदि बात करें कि एक वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी नियुक्ति की गई इसी अधिनियम के तहत, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की जो नियुक्ति की गई, इस कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले जो भारतीय सदस्य बने थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने, आपको इनको याद रखना है। इसके बाद देखें
जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसी में देखें तो 1909 को लॉर्ड मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे भारत के इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और मिंटो की बात करें तो मिंटो कौन थे? वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो लॉर्ड मार्ले कौन थे? इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे, याद रखना है आपको। बात करेंगे इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा अधिनियम जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण अधिनियम जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएँ थी वह थी केंद्र में द्वैत शासन विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम थी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। किसकी की गई? यहाँ पे आप गलत थोड़ा लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है। द्विसदनात्मक विधायिका की, किसने? द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम थी जो राज्य परिषद हुआ करती थी। प्रथम क्या हुआ करती थी? राज्य परिषद थी। प्रथम राज्य परिषद थी जिसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 60, जिसमें क्या थे? इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। कुल सदस्य संख्या 60 थी, जिनमें से 34 निर्वाचित थे। और इनका जो कार्यकाल होता था वह 5 वर्ष का होता था। आपको ध्यान रखना है, जो राज्य परिषद थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इसमें कुल 60 सदस्य थे और उसमें से 34 निर्वाचित थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। जो दूसरी थी वो केंद्रीय विधानसभा थी। क्या थी? केंद्रीय विधानसभा थी। दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। इसमें जो कुल सदस्य संख्या थी 144, इनमें से 104 निर्वाचित हुआ करते थे और 40 क्या हुआ करते थे? मनोनीत हुआ करते थे। याद रखना, जो केंद्रीय विधानसभा थी इसका जो कार्यकाल था 3 वर्ष का था और राज्य विधान परिषद का कार्यकाल था 5 वर्ष का। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे अगले फैक्ट की, जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला फैक्ट हमारे लिए है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया है। आपको याद रखना है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों में या कहें तो राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं, एक फैक्ट देख लेते हैं जो पूछा गया है। द्वैत शासन प्रणाली का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन प्रणाली कहा गया है। यह MPPSC के साथ CGPSC, बिहार PSC और UP PCS में भी है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें, जो ये अधिनियम इसी अधिनियम के तहत कैग की नियुक्ति की गई। आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछते कि कौन से अधिनियम के तहत कैग की नियुक्ति की गई, तो आपको याद रखना है जो 1919 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था 1919 का, इसी के तहत CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद आया, जो पद का सृजन किया गया, वो इसी अधिनियम के तहत किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें, इसी अधिनियम के तहत ही भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसकी सिफारिश वर्ष 1923-24 में किसने की थी? कौन से आयोग ने की थी? जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है उसकी सिफारिश ली आयोग ने की थी। कौन सी? ली आयोग की थी। और ली आयोग की सिफारिश को मानते हुए 1926 में, वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद में रखना है। हाल ही में पूछा गया है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं आपके लिए सारी वेरी मोस्ट हैं, आप सभी को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगला, अगर देखते हैं, इसी अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। जो सेंटर का बजट था वो स्टेट के बजट से अलग कर दिया गया था, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें, जो अगला फैक्ट है, तो देखेंगे इसी अधिनियम के तहत वैधानिक आयोग गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक वैधानिक आयोग बनाया गया। बात करें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है,
कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसी के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है। तो ये रही 1919 का जो भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसकी जो प्रमुख विशेषताएँ थी आपने देखा। इसके बाद चलते हैं एक महत्वपूर्ण अधिनियम की ओर, जिसे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। यदि हम देखें तो जो परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं तो वह 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे ज़्यादा इन्हीं अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इन तीनों को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि गलत ना हो। देखते हैं क्या इसकी विशेषताएं थी। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसकी विशेषताएं क्या थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं थी, देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उस समय यदि बात करें तो अनुच्छेद थे 321, अनुसूची थी 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी, यदि आपसे पूछ दे कि 1935 के अधिनियम के समय भारत में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आपको बताना 321 और अनुसूची 10 थी। इसके बाद बात करेंगे इसी अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। यह अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमिश्नरियों से मिलकर बना था। इसमें से चीफ कमिश्नरी जो थे उनको अपनी स्वेच्छा से शामिल होना चाहते थे, इनको अधिकार दिया गया कि आप अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। ये देखें अगला जो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता संविधान इस अधिनियम की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। इस अधिनियम की किसकी बात की गई, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन जो प्रणाली थी जो 1919 के अधिनियम की थी उसे क्या किया है, उसको ख़त्म करके एक स्वतंत्र और स्वायत्त संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और प्रांतों की जगह पर जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी 1919 के अधिनियम में, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, उसे अब इस अधिनियम के तहत करके केंद्र में क्या कर दिया गया, 1935 के अधिनियम से सेंटर में जो द्विसदनात्मक द्वैध शासन था उसको स्थापित कर दिया गया। कहाँ पे, सेंटर में, स्टेट से हटा करके सेंटर में कर दिया गया, मतलब प्रांतों से हटा करके आप केंद्र में कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यदि हम देखें तो इस अधिनियम में विधायी शक्तियों केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित थी। इसमें विधायी शक्तियाँ होती थी वह केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित थी, तथा इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, जिसे हम केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं उस समय पे कुल कितने विषय थे संघ सूची में, कितने विषय थे प्रांतीय सूची में, कितने विषय थे समवर्ती सूची में। यदि हम बात करें उस समय की तो जो संघ सूची थी उस समय पर उसमें 97 विषय थे, और यदि हम बात करें वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। जो संघ सूची है या केंद्र सूची है उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, आपको याद रखना है। पहले इसमें 97 विषय हुआ करते थे। ये देखिए कुछ उदाहरण, तो विदेशी कार्य जो थे, करेंसी थी, मुद्रा था, नौसेना था, वायुसेना थी और जनगणना थी, यह सब संघ सूची के विषय में आते थे। इस विषय में आते ये सब संघ सूची के विषय में आते थे, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम देखें राज्य सूची, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उस समय राज्य सूची में कुल कितने विषय थे, तो बात करेंगे 66 विषय थे उस टाइम पे, उसमें 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं, आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल देखें, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा विभाग और शिक्षा, यह राज्य सूची का भी विषय है, राज्य सूची का विषय है, आपको याद रखना है। तो वर्तमान में इसमें कुल कितने विषय हैं, आपको याद रखना है। वर्तमान में इसमें कुल 61 विषय हैं। इसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची का मेन मतलब है इसमें सेंटर प्लस स्टेट कुछ मामलों में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, इसलिए इसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो समवर्ती सूची में उस टाइम पे जो देखा जाए जो भारत शासन अधिनियम 1935 था तो 47 विषय थे, और यदि हम बात करें वर्तमान में तो समवर्ती सूची में वर्तमान में टोटल 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, आपको याद रखना है। उस टाइम पे 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम देख लेते हैं दंड विधि,
राज्य सूची समवर्ती सूची का विषय हुआ करती थी। दंड प्रक्रिया जो सिविल प्रक्रिया थी, विवाह और विवाह विच्छेद, ये सब संघ समवर्ती सूची का विषय हुआ करते थे। यदि हम देखें एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ये तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। जो तीनों अनुसूची थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, इनका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद देखेंगे इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह देखिए तो इसी अधिनियम के में आरबीआई की स्थापना हुई। तो देखेंगे जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई तो देखते हैं क्या थे संघीय न्यायालय। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी तथा इसमें जो अपील की अंतिम शक्ति प्राप्त थी वह किसको प्राप्त थी? प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी। अपील की अंतिम शक्ति किसे प्राप्त थी? प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी। जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, आपको याद रखना है। प्रीवी काउंसिल जो लंदन में है उसमें अंतिम शक्ति किसे प्राप्त थी? प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी जो लंदन में स्थित थी। इसी अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया। यह भी याद रखना है, भारत परिषद का अंत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत परिषद का अंत किया गया। यदि हम देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आधार माना गया। इसी अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो थी उसको आधार माना गया। यदि हम बात करें कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसमें किस चीज़ का अभाव था, तो आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था इसमें प्रस्तावना का अभाव माना जाता है। क्या कहा जाता है कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का क्या था? अभाव था, आपको याद रखना है। और इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, भारत परिषद का अंत किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। यदि हम बात करें जो बर्मा था पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसी अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत हम बात करें तो मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना की। जहाँ पे हमने बात की कि रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है 1935 में, तो आपको याद रखना है, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें अगले अधिनियम की तो हम देखेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था 1947 का, उसके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थीं। तो देखेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। तो याद रखनी है डेट, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। जिस अधिनियम की हम बात करें जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसमें कुल 20 धाराएं थी। आपको याद रखना है, पूछ देता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुल कितने धाराएं थी, तो आपको याद रखना है। यदि बात करें तो इसको प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को और 18 जुलाई 1947 को 14 दिन बाद यह अधिनियम पास हो जाता है, तो आपको याद रखना है। यदि हम देखें इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थीं, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 2 थीं। इसके तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, एक था भारत और एक था पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिकारियों की संविधान सभा का होगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही राजयोग में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह पर की जाएगी। एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात की गई थी, लेकिन जो उनकी नियुक्ति की बात की गई थी वह जो उनकी मंत्रिमंडल थी उसकी सलाह पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। यदि हम बात करें जो अंतिम था, इसमें भारत के मंत्रिपद का जो मंत्रिपद था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत में जो मंत्रिपद था उसे समाप्त कर दिया जाता है इस अधिनियम के तहत, तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें इसी अधिनियम के तहत ही इस अधिनियम में जो एक मुख्य बात कही गई थी कि जब तक दोनों देशों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक इस जो शासन का संचालन होगा वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही
शासन का संचालन किया जाएगा। यदि हम देखते हैं, इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो इस अधिनियम के अधीन ही भारत डोमिनियन को सिंधु, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत डोमिनियन को बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर शेष राज्य भारत में मिला लिया गया। तो आपको याद रखना है, सिंधु का बलूचिस्तान, पश्चिमी पूर्वी पंजाब, बंगाल की पश्चिमोत्तर सीमा और असम के जो सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र था उस टाइम पे मिल गया था। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि हम देखें 1947 के अधिनियम को, जो स्वतंत्रता अधिनियम का एक महत्वपूर्ण कारण था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पवित्र होने से पूर्व जनमत संग्रह ने सिलहट जिलों को पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। जो वोटिंग हुई थी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद, तो जो सिलहट जिला था, असम में जो पड़ता है सिलहट, इसको देखें तो इसमें जो वोटिंग हुई थी वह पाकिस्तान के पक्ष में हुई थी। जो भारतीय जनमत था वह इसमें वोटिंग जो किया था वो पाकिस्तान के पक्ष में हुई थी। आपको याद रखना है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखे भारत के जो कुछ प्रमुख संविधान थे, भारत के कुछ प्रमुख एक्ट थे, चाहे हम बात करें, चाहे हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात की, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की, 1833 का चार्टर एक्ट देखा, 1873 का शाही उपाधि अधिनियम देखा। उसके बाद हमने बात की 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद हमने बात की 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद हमने बात की 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये जितने भी अधिनियम हैं, आपको चाहे 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी संविधान संशोधन हैं, पॉलिटी के आधे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से, तो आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम में कम से कम 4 क्वेश्चन इन्हीं प्रमुख एक अधिनियम से पूछे जाएंगे। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर विजिट करें और बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे YouTube चैनल बिंद स्टडी नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं भारतीय संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।